एडुटैप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस को पढ़ाने की कुछ अप्रोचेस। तुम्हारा टॉपिक है अप्रोचेस टू टीचिंग ईवीएस। अब मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि ईवीएस लर्नर सेंटर्ड होती है, जहां पे लर्नर खुद डिसाइड करता है उसको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। हैंड्स ऑन अप्रोच, जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग से ईवीएस सीखना बेस्ट है, रदर देन बुक से, चार्ट से। ऐसे ईवीएस नहीं सीखी जाती है, क्योंकि आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखना है। तो ईवीएस सीखने या सिखाने की बेस्ट अप्रोच है कि आप बच्चों को कोई एक्टिविटी करवाएं जिसमें वो हैंड्स ऑन अप्रोच करें, अपने हाथों से चीजों को करके देखें, जिसको कि हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। बाकी ईवीएस को हम कहते हैं कि ईवीएस में बच्चों को अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। जैसे जो प्याजे ने कहा है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है क्या हो रहा है, फिर उस चीज को एनालाइज करता है और अपनी प्रेजेंट नॉलेज के ऊपर नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। बाकी हमने ये भी पढ़ा था कि ईवीएस पढ़ाने में टीचर का क्या रोल होता है, कि टीचर को डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करनी चाहिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी प्रमोट करनी चाहिए। ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो ओवरऑल अभी तक हम ईवीएस के बारे में यही पढ़ चुके हैं कि ईवीएस एक सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं, और ये बुक्स वगैरह से नहीं सीखा जाता है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके सीखा जाता है। हैंड्स ऑन अप्रोच और लर्निंग बाय डूइंग से ही सीखा जाता है। अब हम ईवीएस पढ़ाने की कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे। सबसे पहली है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और दूसरी है कोऑपरेटिव लर्निंग। नाम से ही समझ आ रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि ईवीएस को सिखाने की एक अप्रोच है जिसमें हम बच्चों को एनवायरनमेंट से एक्टिविटी के बेसिस पे इंटरेक्ट करवाते हैं। बच्चों को कोई एक्टिविटी देते हैं और वो एक्टिविटी करते हुए उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर एनवायरनमेंट के बारे में सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में थोड़ा बहुत हमारा सोशल लर्निंग का कंसेप्ट आ जाता है कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर या एक दूसरे को देखकर भी सीखते हैं। तो ये दो अप्रोचेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। ओवरऑल बस आपको इतना समझना है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग ये अप्रोचेस हैं क्या, इनमें होता क्या है, फायदे तो हमें, मतलब अगर मैं आपको चैप्टर ना भी पढ़ाऊं तो भी मैं आपको फायदे इसी स्लाइड पे बता सकता हूं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग के क्या फायदे हैं। 5 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो सकता है, लेकिन जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में समझाने के लिए हम ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ईवीएस एक लर्नर सेंटर्ड सब्जेक्ट है जिसमें लर्नर खुद डिसाइड करता है कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, और हैंड्स ऑन अप्रोच और लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। तो ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि इसमें लर्नर अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है और हैंड्स ऑन अप्रोच और लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये दोनों चीजें हमारी कहाँ मीट हो सकती हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बच्चा खुद एक्टिविटी करता है, खुद सीखता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और साथ ही साथ एक हैंड्स ऑन अप्रोच होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, जहां बच्चा चीजों को खुद से कर कर सीखता है। तो जो ईवीएस का कोर है, हम कह सकते हैं ईवीएस के प्रिंसिपल्स हैं या ईवीएस को पढ़ाने का स्टाइल है, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बहुत ज्यादा मैच करता है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती क्या है? हम सबको पता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में हम कुछ बच्चों को एक्टिविटी दे देते हैं। वो एक्टिविटी जब वो करते हैं, उनको बहुत कुछ उस एक्टिविटी से सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बच्चों को प्लांट्स या फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं बच्चों को कह सकता हूं कि आप अपने स्कूल के गार्डन में जाइए और पता कीजिए कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं, कौन से डिफरेंट डिफरेंट सीजन के फ्लावर्स हैं, किस किस प्रकार के बिग और स्मॉल फ्लावर्स हैं, किस किस कलर के फ्लावर्स हैं। तो मैं ये एक्टिविटी बच्चों को दे सकता हूं। जब बच्चे ये एक्टिविटी करेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार के फ्लावर्स हैं, कितने प्रकार के फ्लावर्स हैं, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, कौन से फ्लावर कौन से सीजन में उगते हैं, फिर कौन से दूसरे फ्लावर्स हैं जो बाकी सीजन में उगते हैं, कौन से फ्लावर ज्यादा बड़े होते हैं, कौन से फ्लावर छोटे होते हैं, कौन से फ्लावर का रंग लाल होता है या पीला होता है, कौन से फ्लावर का रंग ब्लू होता है। तो इस एक्टिविटी से बच्चे बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और उन्हें फ्लावर्स के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। इतना कुछ शायद वो बुक से ना सीख पाए। ऐसे ही सपोज मुझे बच्चों को अगर फूड चेन का कंसेप्ट समझाना है, तो मैं बच्चों को एक्टिविटी दे सकता हूं कि आप अपने आसपास
है ना, जो भी आपके आसपास जानवर हैं उनमें जो फूड चेन चल रही है कि कौन किसको खाता है उसके बारे में पता कीजिए, और एक चार्ट बनाइए या एक नोटबुक पे डायग्राम बनाइए। तो बच्चे ये फूड चेन्स एक्सप्लोर करेंगे कि जैसे चूहा है वो कौन खाता है, चूहे को आउल खाता है या बिल्ली खाती है, रैबिट कैरेट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाता है, फॉक्स को लॉयन खाता है, ग्रास को ग्रास ओपर, ग्रास ओपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बच्चे को जब एक एक्टिविटी देंगे तो शायद वो इन चीजों के बारे में एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा और इन चीजों के बारे में सीख जाएंगे। अब हाँ, ये तो है कि हाँ, बच्चा कोई जंगल में जाके लॉयन को देखकर नहीं सीखेगा कि भैया लॉयन फॉक्स को खाता है, वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। लेकिन हाँ, टीवी पे अपने आसपास माँ बाप से डिस्कस करके, बाकी ये रैट, आउल, कॉर्न, कैरेट, रैबिट, इनको तो वो अपने आसपास देखता ही है, वो देख के इन फूड चेन्स को तो बना सकता ही है। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ठीक है, सुनने में बहुत आसान लगता है कि हमने बच्चों को कोई एक्टिविटी दे दी और बच्चे वो एक्टिविटी कर लेंगे, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बहुत ज्यादा एक प्लानिंग चाहिए। ठीक है, आपको प्लान करना पड़ता है कि कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कब करवानी है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। कई बार हम क्लास में एक्टिविटी करवाते हैं जिसके लिए हमें कार्डबोर्ड, पेंसिल, रबड़ वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, फिर उस एक्टिविटी को कंडक्ट करवाना भी बहुत आसान नहीं है। जैसे अगर आप बच्चों को गार्डन में लेके जा रहे हैं फ्लावर्स के पास, तो बच्चे इधर उधर भागेंगे, शरारतें करेंगे, वो चीज मैनेज करनी बहुत जरूरी है कि बच्चों को जो एक्टिविटी करवाई जा रही है, जो उसका पर्पस है, बच्चे उस चीज पर फोकस करें, ना कि बाकी चीजों पर फोकस करें। फिर एक्टिविटी करवाने के बाद ये बहुत जरूरी है कि पता लगाया जाए कि बच्चों ने आखिर कुछ सीखा भी है या नहीं, या सिर्फ फूल पत्ते देखकर आ गए। ठीक है, कि लाल फूल है, पीले फूल है, देखे और क्लास में आके आ गए। रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है कि बच्चों ने उस एक्टिविटी से क्या समझा, उनका क्या सोच है, उनका क्या एनालिसिस है। फिर उसको डिस्कस किया जाए और कुछ उसका निष्कर्ष निकाला जाए, और बाद में एक चीज को समराइज या रिवाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने आज कौन कौन से फ्लावर्स देखे, किस किस टाइप के देखे, कौन कौन से सीजन के देखे, बड़े कौन से फ्लावर थे, स्मॉल छोटे फ्लावर थे, ये सारी चीजें रिवाइज करनी बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में अच्छे से प्लान करना, फिर उसको अच्छे से कंडक्ट करवाना, फिर इंश्योर करना कि बच्चे उस एक्टिविटी को एनालाइज करें, सोचें और पता लगाएं उन्होंने क्या सीखा, फिर उस चीज को समराइज या रिवाइज करना। अब हम कुछ चीजें देखते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में होनी जरूरी है ताकि उससे एक अच्छी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। सबसे पहले तो आपकी एक्टिविटी का कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिसको बच्चे मन लगाकर करें। अगर आप कोई बोरिंग एक्टिविटी दे देंगे तो बच्चे वो एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करेंगे और फिर उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। दूसरा है कि जो भी आप एक्टिविटी दें वो बच्चों की कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को हिट करे। मैं आपको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूं। कॉग्निटिव डोमेन मतलब आपकी मेंटल क्षमता, साइकोमोटर मतलब आप कैसे भाग दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, वो आपकी जो फिजिकल मोशंस होते हैं वो साइकोमोटर डोमेन बन जाती है। फिर आपकी अफेक्टिव डोमेन आती है कि आप सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कि आपका बिहेवियर होता है। जैसे अगर किसी के बुरे मार्क्स आए तो शायद वो बहुत उदास हो जाए और सुसाइड तक कर ले, या फिर किसी और बच्चे के बुरे मार्क्स आए तो वो शायद और मेहनत करे और मोटिवेटेड हो और अगले साल अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो अफेक्टिव डोमेन आपकी ये होती है कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो एक्टिविटी आपको कॉग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में और साइकोमोटर तीनों डोमेन्स में आपको ट्रेन करे। ये बहुत जरूरी है। चौथा है कि एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सही हो। ऐसा ना हो कि वो गर्ल्स के लिए सही हो, बॉयज ना एंजॉय कर पाए, या बॉयज के लिए सही हो, गर्ल्स ना एंजॉय कर पाए। नेक्स्ट है कि जो एक्टिविटी आप क्लास में करवा रहे हैं वो एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि वो सारे कल्चर्स या रिलीजन्स के लोग को भाए या न्यूट्रल हो। मतलब कोई एक कल्चर स्पेसिफिक या एक रिलीजन स्पेसिफिक ना हो कि बाकी बच्चे उसको एंजॉय ना कर पाए। अगर आप एक कल्चरल स्पेसिफिक एक्टिविटी भी करवाना चाहते हैं तो फिर धीरे धीरे सारे कल्चर्स की एक्टिविटीज को करवाएं, कि पहली एक्टिविटी एक कल्चर की करवा दी, दूसरी एक्टिविटी दूसरे कल्चर की करवा दी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब एक्टिविटी करवाएं तो ध्यान रखें कि या तो आप सारे कल्चर्स की एक्टिविटीज करवाएं, सारे रिलीजन्स की, ट्रेडिशंस की, कस्टम्स की एक्टिविटीज करवाएं, या फिर न्यूट्रल एक्टिविटीज करवाएं जो कि किसी पर्टिकुलर कल्चर, रिलीजन को पिन पॉइंट नहीं करती है। फिर जो भी आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो आपकी मैक्सिमम सेंसेस को स्टिमुलेट करे। ये हमारी सेंसेस हैं,
विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। तो जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो आपकी सारी सेंसेस को स्टिमुलेट करे, ठीक है, कि आपकी विजन भी स्टिमुलेट हो, आपके कान भी यूज हो, स्मेल भी यूज हो, टेस्ट और टच भी यूज हो, ठीक है। जरूरी नहीं है सारी हो, पर ज्यादा से ज्यादा सेंसेस आपकी उस एक्टिविटी में यूज होनी चाहिए ताकि आपकी ये सेंसेस ओवर द पीरियड डेवलप हो जाएं। क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडरेशंस वुड यू कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ ग्रुप एक्टिविटी इन योर क्लास? कि जब आप क्लास में ग्रुप एक्टिविटी करवा रहे हैं तो अपने माइंड में आप क्या चीजें रखेंगे? एंगेज द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, वो एक्टिविटी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अपील इक्वली टू बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी बिल्कुल सही है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को अपील करें। यूज एक्सपेंसिव मटेरियल, के आप एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करें? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप एक्टिविटी में एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करें, तो सी गलत है। अपील टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, के वो सारे रिलीजन कल्चर्स वाले जो बैकग्राउंड हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जो अलग अलग बच्चों की, सबको अपील करें, ये भी बहुत सही है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसमें ए, बी और डी सही है, और ये ए, बी और डी हमारी ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महेश, अ क्लास 4 टीचर, प्लान्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस? के महेश एक क्लास 4 टीचर हैं, वो बच्चों को सेंसिटाइज यानी कि जागरूक करना चाहते हैं कि वो कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के, ट्रीज को बचाने के कंसेप्ट को समझें, जागरूक हों कि हमें पेड़ों को बचाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस? के इस चीज के प्रति जागरूक करने के लिए, कि हमें ट्रीज को बचाना है, इस चीज के प्रति जागरूक करने के लिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे सही होगी? पहली ऑप्शन है मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री, कि हमें हर स्टूडेंट को मोटिवेट करना है कि वो एक ट्री को अपनाए, उसकी देखभाल करे। बिल्कुल सही है, अगर हम किसी चीज को अपना कर उसकी देखभाल करेंगे तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाएगी और धीरे धीरे हम उसकी केयर करने लगेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे अंदर जागरूकता आ जाएगी कि हमें इस चीज को बचाना है। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन पोस्टर कंपटीशन, ना भैया, पोस्टर कंपटीशन से क्या होगा? मेकिंग टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, के हम स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटकर डिस्कशन कराएंगे कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज पे, ये भी सही हो सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री। कंडक्टिंग अ डिबेट कंपटीशन, कि हमें डिबेट कंपटीशन कंडक्ट करना चाहिए, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन अगेन जो ये वाला ऑप्शन है कि हमें हर स्टूडेंट को एक ट्री को अडॉप्ट और नर्चर करने के लिए कहना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी सीम्स मोर अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग मैप्स टू प्राइमरी ग्रेडर्स? कि अगर हमें छोटे बच्चों को मैप्स के बारे में समझाना है कि मैप्स कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी सबसे सही होगी? इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर्स टू ब्रिंग द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर होम, कि हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इंडिया का मैप घर से लेकर आए। इससे क्या होगा भैया? इससे कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी, तो ये गलत है। शोइंग एन एटलस टू लर्नर्स एंड आस्किंग देम टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस, के हम उनको एटलस दिखाएंगे और बोलेंगे कि आप डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करें, ये भी कुछ ज्यादा हैंड्स ऑन अप्रोच या लर्निंग बाय डूइंग नहीं है। हालांकि हम अपने आप लोकेट कर रहे हैं, पर वो तो कोई चीज ढूंढना हो गया, ठीक है, ये कोई बहुत बढ़िया एक्टिविटी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट मैप्स ऑफ देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स बाय यूजिंग देयर ओन सिंबल्स एंड फोकसिंग ऑन रिलेटिव पोजीशंस एंड डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, कि हम लर्नर्स को फैसिलिटेट करेंगे कि वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं जो उनका मैप बनाएं, उस मैप में कुछ डायमेंशंस यूज करें, सिंबल्स यूज करें, पोजीशंस यूज करें। पोजीशंस मतलब अगर उनके घर के पीछे मंदिर है तो वो मंदिर को अपने घर के पीछे ही बनाए मैप में, मंदिर का कुछ सिंबल बनाए, घर का कोई सिंबल बनाए। तो अगर वो सिंबल्स और पोजीशन यूज करके अपने आसपास सराउंडिंग्स का मैप बनाएंगे तो उससे वो मैप्स के बारे में सबसे ज्यादा सीख पाएंगे। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इसमें एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रॉपर लर्निंग बाय डूइंग कर रही है। बिल्कुल स्क्रैच से अपने घर के आसपास की सराउंडिंग्स का, घर के आसपास जो चीजें हैं उनका मैप बनाएंगे और इससे आपको मैप बनाने की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा।
तो ये हमने पढ़ा अभी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में, ठीक है? तो हमने दो अप्रोचेस पढ़नी थी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, ये हमने पढ़ ली है। अब हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। अब कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, इस कोर्स में अलग सब्जेक्ट्स में ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग जहां बच्चे कोऑपरेट कर कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। अब ईवीएस में कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ईवीएस भी कहीं ना कहीं टीम वर्क पे डिपेंडेंट है, ठीक है? जब हम अपनी फैमिली में इंटरेक्ट करते हैं, अपनी कम्युनिटी लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, अपने स्कूल में इंटरेक्ट करते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर चीजें सीखते हैं, मिलजुल कर चीजें सिखाते हैं, ठीक है? तो चाहे वो हमारा स्कूल हो, हमारी फैमिली हो, हमारा नेबरहुड हो, हमारी कम्युनिटी लाइफ हो, टीम वर्क का रोल है। और कोऑपरेटिव लर्निंग में भी मैंने आपको बताया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क कर कर चीजें सीखते हैं और सिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ईवीएस और कोऑपरेटिव लर्निंग आपस में बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, खास करके कि दोनों में टीम वर्क की जरूरत है, दोनों में मिलजुल कर चीजों को सीखने की और सिखाने की जरूरत है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग में हम बहुत सारी वैल्यूज भी सीखते हैं, जैसे कि हम एप्रिशिएट करना सीखते हैं लर्नर्स के सोशल कंटेक्स्ट को। मतलब लर्नर्स ये सीखते हैं कि कैसे वो एक कम्युनिटी का पार्ट हैं, कैसे वो एक फैमिली का पार्ट हैं, कैसे वो एक नेबरहुड का पार्ट हैं। वो दूसरों से मिलजुल कर रहना सीखते हैं, दूसरों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। दूसरा है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के अलावा हम ये भी सीखते हैं कि कैसे हम सब अलग अलग हैं। जब आप एक कम्युनिटी में रहेंगे, नेबरहुड में रहेंगे, तो वहां अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग ट्रेडिशंस के, अलग अलग कस्टम्स के। तो आप सीखते हैं कि कैसे लोग अलग हैं और इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम एकजुट होकर साथ में रहते हैं। और साथ ही साथ हम चाहे एक ही रिलीजन के हों, कल्चर के हों, या अलग रिलीजन, कल्चर या ट्रेडिशंस के हों, हम ये सीखते हैं कि कोऑपरेशन कितनी जरूरी है, आपस में मिलजुल कर रहना और एक दूसरे को सीखना और उनको सिखाना कितना जरूरी है। कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में जब हम एक टीम में रहकर काम करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि डिपेंडेंस ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि टीम में एक ही बंदा काम किए जा रहा है और बाकी सब बैठे हैं, है ना? पॉजिटिव मतलब कि सारे एक दूसरे से सीख रहे हैं, सारे एक दूसरे को सिखा रहे हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है, आपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखा होगा, जब आपको प्रोजेक्ट वर्क या ग्रुप असाइनमेंट दी जाती है, एक या दो बच्चे काम करते हैं, बाकी कुछ करते ही नहीं है। तो वहां पे जो बाकी बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, वो बेसिकली ऐश कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो वहां पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में ये बहुत जरूरी है कि जब भी आपको कोई ग्रुप टास्क दिया जाए, ग्रुप वर्क दिया जाए, तो इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी हो, कि ये अच्छे से पता हो कि किसको क्या करना है और उसको वो करना पड़े। इक्वल स्टेटस इंटरेक्शंस, कोऑपरेटिव लर्निंग में अगेन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशंस, कस्टम्स के लोगों के बीच में इंटरेक्शन करवा रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। कोई अपने आप को ऊपर ना समझे और दूसरे को नीचे ना समझे, सब एक दूसरे को बराबर समझें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। तो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, जो टीचर्स को बच्चों को सिखाने चाहिए, कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसको क्या करना है और उसको वो करना ही पड़ेगा। किसी को अपने आप को ऊपर या दूसरे को नीचे नहीं समझना चाहिए, सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। अभी हमने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा कोऑपरेटिव लर्निंग के। अब कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। जब अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियंस देते हैं, व्यूज देते हैं, तो हमें पता लगता है कि इनके व्यूज और ओपिनियंस के पीछे भी रीजन है। नहीं तो क्या होता है, कभी लोग कह देते हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो बेवकूफ है, इसकी ओपिनियन का फायदा नहीं है। लेकिन अगर हमें स्कूल से ही कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप पर सिखाया जाए, तो हम सीख जाते हैं कि हर बंदे की अलग अलग टाइप की थिंकिंग है, अलग पर्सपेक्टिव है, अलग ओपिनियन है, और हमें हर चीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स के, हम आपस में बोलना चालना, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है, ये सीख जाते हैं।
स्किल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब हम जब ग्रुप में काम करते हैं कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट तो आती है, ईगो इश्यूज आते हैं, है ना, दो लोगों के व्यूज जब मैच नहीं करते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तो जब आप ग्रुप में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, उससे आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं। फिर सोशल लर्निंग और पीयर लर्निंग तो है ही, मतलब आप एक सोशल सर्कल में रह के दूसरों के साथ मिलना जुलना, खाना पीना, उनसे सीखना, उनको सिखाना सीखते हैं। और आप जब दूसरों को कुछ सिखाते हैं तो इससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एक कंप्लीमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ आपको कुछ आता है और आपने किसी दूसरे को सिखाकर उसका फायदा किया है, आपने सोसाइटी को कुछ वापस दिया है। ठीक है, तो ये फायदे हमें याद रखने हैं। एप्रिशिएट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सोशल लर्निंग एंड पीयर लर्निंग एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू कलेक्टिवली एंगेज इन ग्रुप एक्टिविटीज इन ईवीएस एक्सेप्ट वन। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? के इनमें से सारी स्टेटमेंट्स इस फेवर में हैं कि हमें कलेक्टिवली ग्रुप एक्टिविटीज में काम करना चाहिए, सबके साथ एंगेज होना चाहिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट के। वो स्टेटमेंट क्या है? मतलब इनमें से एक स्टेटमेंट ग्रुप वर्क की फेवर में नहीं है। चिल्ड्रन लर्न मोर बाय टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विद अदर चिल्ड्रन, शायद सही है। चिल्ड्रन शो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन स्कोर्स बिकॉज ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, शायद ये भी सही हो सकता है। एडल्ट सपोर्ट कैन हेल्प चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बियॉन्ड देयर एबिलिटी, कि अगर एडल्ट्स उनको सपोर्ट करेंगे कि तो चिल्ड्रन अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं, सही है। चिल्ड्रन लर्न टू कोलैबोरेट, जब ग्रुप एक्टिविटी करेंगे तो वो कोलैबोरेट करना सीखेंगे, तो तीसरा चौथा सही है। पहला भी सही है कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो ज्यादा सीखते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या है, चिल्ड्रन शो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन स्कोर्स, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि ग्रुप एक्टिविटी करवाने का मकसद है कि बच्चे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। ये गलत है कभी भी, मतलब हमारा मकसद ये होता ही नहीं है कि बच्चे को ज्यादा मार्क्स दिलवाने हैं। ठीक है, हमें तो उसको ओवरऑल एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है। तो दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की बात की जा रही है। कहीं भी मार्क्स की बात की जाए कि बच्चे को पढ़ाने का मोटिव है कि वो अच्छे मार्क्स ले आए, क्लास में टॉप कर ले, क्लास में फर्स्ट आ जाए, तो वो गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ईवीएस चिल्ड्रन पर्टिकुलरली एंजॉय लर्निंग क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स इन ग्रुप्स बिकॉज, कि ईवीएस में बच्चे क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स जो हम कराते हैं बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप्स में, वो क्यों एंजॉय करते हैं? इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक दूसरे से सीखते हैं। सोशल लर्निंग के वो एक सोशल एनवायरनमेंट में रहकर सीखना चालू कर देते हैं, ये भी सही है। बच्चे बहुत हैप्पी फील करते हैं जब उनके क्रिएटिव वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, ये भी बहुत सही है। इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन द क्लास, ये गलत है। कभी भी हम ग्रुप एक्टिविटी इसलिए नहीं करवाते हैं कि क्लास में डिसिप्लिन बने, ये उसका मकसद नहीं होता है। तो ए बी सी सही है और ए बी सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाइल मेकिंग ग्रुप्स फॉर एन एक्टिविटी एन ईवीएस टीचर शुड, के जब ईवीएस टीचर ग्रुप्स बना रही हो किसी एक्टिविटी के लिए तो उसको क्या करना चाहिए? एंश्योर कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए। एंश्योर सेपरेट ग्रुप्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, के वो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स बनाए, गलत है। मेक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, के वो मार्क्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करे बच्चों को, और होशियार बच्चों का और नालायक बच्चों का अलग अलग ग्रुप बनाए, ये तो गलत है। मेक टू ग्रुप्स ओनली ईच विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, के वो सिर्फ 2 ही ग्रुप बनाए और एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हों, जैसे 40 बच्चे हैं तो 2 ग्रुप्स में 20-20 बच्चे हों, ये भी गलत है। ग्रुप हमेशा छोटा होना चाहिए, नहीं तो मच्छी बाजार बन जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही आंसर है कि ग्रुप बनाते हुए टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रुप के बीच में प्रॉपर कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन हो उनके मेंबर्स में, तो पहला ऑप्शन सही है, इसका आंसर है। क्वेश्चन करते हैं अब हम। Sarita's teacher engages her in number of group activities such as group discussions, group projects, etc. Which learning dimension is her teacher following? तो क्वेश्चन है कि जो सरिता की टीचर हैं वो सरिता को बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज करती हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, सर्वेज में एंगेज करती हैं, तो उनकी टीचर कौन सी लर्निंग डायमेंशन को फॉलो कर रही हैं, मतलब वो उसको किस टाइप की लर्निंग करवा रही हैं? लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, के रिक्रिएशन मतलब होता है मूवी देखना, मतलब मौज मस्ती करना, तो यहाँ पे कुछ रिक्रिएशन तो नहीं हो रही है, वो डिस्कशन या ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रही है, पहला ऑप्शन गलत है। लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग नहीं। कंपटीशन बेस्ड लर्निंग नहीं, कंपटीशन की कहीं बात नहीं की जा रही है। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करेगी तो मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव लर्निंग में हम सोशल लर्निंग या पीयर लर्निंग कहते हैं,
जिसको हम सोशल एक्टिविटी भी कहते हैं, मतलब लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग ओल्डर एंड मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स असिस्ट यंगर एंड लेसर स्किल्ड स्टूडेंट्स, दिस लीड्स टू। मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव लर्निंग में हम एक दूसरे की जब सहायता करते हैं, दूसरे लोगों को कुछ सिखाते हैं, तो हमें एक तरह की सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आती है। तो यहाँ पे अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम, यही इसका आंसर है कि जब हम अपने से कम नॉलेज वाले लोगों को नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं, उनको बताते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। While teaching the topic on air, an EVS teacher wanted to demonstrate that air has weight and occupies space. Her colleague suggested the following for different activities. कि जब एक टीचर एयर का टॉपिक पढ़ा रही थी तो वो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती थी, ये दिखाना चाहती थी कि एयर का वेट भी है और एयर जगह भी लेती है। तो उनके कोलीग ने उनको 4 एक्टिविटीज सजेस्ट की जो यहाँ पे दी गई हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज सही है ये दिखाने के लिए कि एयर का वेट है और एयर स्पेस ऑक्युपाई करती है। प्लेस एन एम्प्टी इन्वर्टेड बीकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड स्टार्ट प्रेसिंग इट डाउन। क्या बीकर को इन्वर्ट करके सरफेस ऑफ वाटर पे डाल दें और उसके अंदर उसको पानी के अंदर प्रेस करना शुरू कर दें, तो इससे क्या हमें पता लगेगा कि एयर का वेट है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है? कुछ हद तक हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे पक्का नहीं मालूम है, तो अभी मैं इस पे अनश्योर हूं। सक द जूस थ्रू स्ट्रॉ, पता नहीं। ब्लो एयर इन द बैलून, ये तो पक्का है, जब हम बैलून में एयर ब्लो करेंगे तो बैलून फूलेगा, तो मतलब उसके अंदर एयर जा रही है, मतलब वो एयर बैलून के अंदर स्पेस ऑक्युपाई कर रही है और एयर का वेट है क्योंकि बैलून बड़ा हो रहा है। तो सी ऑप्शन तो पक्का सही है। और अगर आप क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी देखें, ये मैं आपको एक जुगाड़ सिखा रहा हूं, जब हमें क्वेश्चन सही से नहीं आता हो तो कैसे हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। ऑप्शन में सी कहां पे है? सिर्फ यहां पे है। तो भैया इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता ही नहीं है उस पर टाइम बर्बाद क्यों करना। गेस लगाओ, लेकिन गेस थोड़ा इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए, तुक्का नहीं। तुक्का हमेशा गलत हो जाता है, इंटेलिजेंट गेस, कुछ लॉजिक पे गेस। यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया कि सी स्टेटमेंट पक्का सही है और यहाँ पे सिर्फ सी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 में आ रही है, तो मैं ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे टिक कर दूंगा। चलिए गाइस, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी